जरा सोचिए, एक ऐसी जमीन जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हो, जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा हो। और फिर उसी उथल पुथल के बीच से एक ऐसे साम्राज्य का जन्म होता है जो इतिहास का नक्शा ही बदल देता है। तो चलिए आज इसी कहानी में उतरते हैं, भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य वंश की कहानी में, और देखते हैं कि कैसे एक बिखरा हुआ उपमहाद्वीप एक ताकतवर हुकूमत के नीचे एकजुट हुआ। मौर्यों के आने से पहले का भारत कैसा था? ये महाजनपद नाम के छोटे छोटे राज्यों का एक जाल था। हर राज्य का अपना राजा, अपनी सेना और सबके सब जमीन और सत्ता के लिए लगातार लड़ाइयों में उलझे हुए थे। कोई एक सेंट्रल पावर नहीं थी जो सबको जोड़ सके। माहौल सिर्फ टकराव का था। तो सवाल यही उठता है कि इस सियासी बवंडर के बीच से वो चिंगारी आखिर आई कहाँ से, जिसने भारत के पहले महान साम्राज्य की आग जलाई। और इसका जवाब किसी बड़ी सेना में नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग तरह के लोगों के एक अजब गजब गठबंधन में छिपा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ, इसकी नींव कैसे पड़ी। देखते हैं वो शुरुआती कदम जिन्होंने मौर्य साम्राज्य के उदय का रास्ता तैयार किया। तो एक नज़र डालते हैं टाइमलाइन पर। कहानी शुरू होती है लगभग 322 ईसा पूर्व में, इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। फिर आता है इस साम्राज्य का पीक अशोक महान के दौर में, एक ऐसा नाम जो सब कुछ बदल देगा। और आखिर में लगभग 185 ईसा पूर्व में इसका अंत हो जाता है। अब बात करते हैं उन दो लोगों की जो इस साम्राज्य के असली आर्किटेक्ट थे, एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट और एक नौजवान योद्धा, जिनकी दोस्ती और जिनका मकसद भारत की किस्मत बदलने वाला था। तो उस वक्त प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी मगध पर राज कर रहा नंद वंश और उनका राजा धनानंद, जो अपने जुल्म और भारी भरकम टैक्स के लिए जाना जाता था। और सल्यूशन? वो थे दो लोग, एक चाणक्य जिनका दिमाग किसी भी सेना से तेज था, और दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य, एक बहादुर नौजवान। और दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक था, नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकना। और ये सब क्यों हुआ? बात सिर्फ राजनीति की नहीं थी, ये चाणक्य के लिए पर्सनल था। नंद वंश के जुल्म के खिलाफ उनका एक संकल्प था। उन्होंने चंद्रगुप्त में वो बात देखी जो एक लीडर में होनी चाहिए, और उसे राजा बनाने की कसम खा ली। तो जोड़ी तो बन गई, अब बारी थी एक्शन की। चलिए देखते हैं कि इस दिमाग और ताकत के कॉम्बिनेशन ने कैसे एक के बाद एक जीत हासिल की और मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को बनाया और महफूज किया। उनका प्लान बिल्कुल साफ और जबरदस्त था। सबसे पहले एक नई वफादार सेना बनाना, फिर सीधा पावर के सेंटर पर हमला करना और धनानंद को हराना, और आखिर में सिकंदर के बचे हुए जनरलों को हराकर उत्तर पश्चिम की सरहदों को सुरक्षित करना। एक परफेक्ट प्लान जिसे परफेक्ट तरीके से पूरा किया गया। और देखिए, चंद्रगुप्त की कामयाबी का राज सिर्फ तलवार में नहीं था, दिमाग में भी था। जब उनका सामना यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर से हुआ, तो जंग एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील पर खत्म हुई जिसने दोनों को फायदा पहुंचाया। तो ये डील थी क्या? एक कमाल का लेन देन। सेल्यूकस ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे बड़े इलाके दिए, और बदले में चंद्रगुप्त ने दिए 500 युद्ध हाथी, मतलब उस जमाने के टैंक। इस एक डील ने मौर्य साम्राज्य को रातों रात और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। किसी साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, पर उसे चलाना वो बिल्कुल अलग खेल है। तो चलिए अब जंग के मैदान से हुकूमत के गलियारों में चलते हैं और देखते हैं कि मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कितना शानदार था। तो आखिर इतना बड़ा एम्पायर एक साथ कैसे रहा? जवाब छिपा है उनकी फौज की बनावट में, और उसे समझने के लिए बस एक नंबर याद रखना जरूरी है, 4। और ये 4 क्या थे? ये थे मौर्य सेना के 4 स्तंभ: पैदल सिपाही, घुड़सवार, रथ और उनका सबसे बड़ा हथियार युद्ध हाथी। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में लिखते हैं कि ये कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी, ये एक परमानेंट प्रोफेशनल आर्मी थी, शायद उस वक्त की सबसे ताकतवर फौजों में से एक। अब सेना तो ठीक है, पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? वो भी उतना ही जबरदस्त था। सबसे ऊपर राजा, जिनकी मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फिर इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए उसे प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें कुमार यानी राजकुमार गवर्नर संभालते थे। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड पावर, लेकिन साथ में असरदार रीजनल मैनेजमेंट भी। लेकिन जैसा कि होता है, हर महान साम्राज्य का एक अंत भी होता है।
मौर्य वंश भी हमेशा के लिए नहीं था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, इसके पतन और उसकी विरासत की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य का अंत, वो भी उनकी जिंदगी की तरह ही एकदम अलग था। जंगे मैदान या महल में नहीं, बल्कि साम्राज्य के संस्थापक ने जैन धर्म अपना लिया। वो दक्षिण भारत गए और सल्लेखना की प्रथा अपनाई, मतलब अपनी मर्जी से मृत्यु तक उपवास किया। सोचिए, एक सम्राट के लिए कितना असाधारण अंत। महान अशोक के बाद कहानी बदलनी शुरू हो गई। जो शासक आए उनमें वो बात नहीं थी, अंदरूनी झगड़े बढ़ने लगे, लीडरशिप कमजोर हो गई और धीरे धीरे महान साम्राज्य में अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी। और फिर 185 ईसा पूर्व में आया आखिरी धक्का। आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ को मारा गया, और ये हमला किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि उनके अपने ही जनरल पुष्यमित्र शुंग ने किया। मौर्यों की ताकत घट रही थी और शुंग की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। इसी धोखे के साथ मौर्य वंश का अंत हो गया। तो मौर्यों ने हमें क्या दिया? उनकी लेगेसी क्या है? सबसे पहले तो भारत का पहला यूनिफाइड एम्पायर, फिर एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल जिसने आने वाली कई सदियों तक असर डाला। उन्होंने सरहदों को महफूज रखा और अशोक की वजह से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। उनका असर बहुत गहरा था। और आखिर में एक सवाल रह जाता है, मौर्य साम्राज्य की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें एकता की ताकत के बारे में बताती है कि जब एक सही लीडरशिप और एक बड़े मकसद के लिए बिखरी हुई ताकतें एक साथ आती हैं, तो एक महान राष्ट्र बन सकता है। और ये सबक आज भी उतना ही मायने रखता है जितना 2000 साल पहले रखता था।